हाय गाइस, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रही होगी और जहां भी देखो अकाउंट्स एडवांस अकाउंट के पेपर में तो भाई यही चीख पुकार मची है, भाई एएस के क्वेश्चन कर लो, एएस के क्वेश्चन कर लो। एएस ना बहुत सारे नंबर के आते हैं, 25-30 नंबर के आते हैं। जब पता ही है कि एएस 25-30 नंबर का आता है तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि ये इंश्योर करेंगे 25 या 30 या 35 जितने का भी आएगा भैया 100% मार्क्स इसमें लेकर आएंगे। मतलब 25 का है तो 25, 35 का है तो 35, 30 का है तो 30, एक भी नंबर अपना जाने ना पाए। तैयारी आपकी और बाकी स्टाइल मेरा कि किस तरह से एग्जाम में हम इस एएस के क्वेश्चन को करें सो दैट हमारा वहां पर आधा नंबर भी ना जाए। तो वो टिप्स एंड ट्रिक्स एएस के क्वेश्चन के स्पेसिफिकली बताऊंगा मैं इस वीडियो के अंदर। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों। ये लो जी, फटाफट से अपना कार्यक्रम जो है स्टार्ट करते हैं। हम कह रहे हैं हाउ टू अटेम्प्ट एएस क्वेश्चन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन को एग्जाम में किस प्रकार से हमें जो है करना है। हाउ टू अटेम्प्ट द एएस क्वेश्चन, ठीक है ना। ये लीजिए, मैं जब भी कुछ लिखता हूं प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ लिखने की कोशिश करता हूं, बिकॉज आई नो द वैल्यू ऑफ प्रेजेंटेशन इन द एग्जामिनेशन। भैया इतने सारे एग्जाम दिए हैं, सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यू रैंक होल्डर हैं, तो हमें पता है दुखती नस कौन सी है टीचर की और किस नब्ज को दबाना है वहां पर नंबर लेने के लिए। जैसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बेटा, अपन उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये क्या हो गया, दो पार्ट में हम उस लाइन को हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। या तो क्वेश्चन आपके पास आएगा थ्योरी का या फिर क्वेश्चन आपके पास आएगा प्रैक्टिकल नेचर का। तो हम लिख लेते हैं जी एक साइड पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन या फिर आएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। कुछ ऐसे एएस हैं जो कि प्योरली थ्योरेटिकल हैं, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4 हो गया, अकाउंटिंग नंबर 5 हो गया। सी इंटर के अकाउंट्स वाले बच्चे टेंशन में आ गए, सर एएस नंबर 4 और 5 तो नहीं है सर हमें। ओ यार, मैं जनरल वीडियो बना रहा हूं, अकाउंट्स एडवांस अकाउंट सबके लिए, इंटर हो फाइनल हो सब देख सकते हैं। एएस 1 हो गया, एएस 4 हो गया, एएस 5 हो गया। कुछ ऐसे एएस हैं जहां पर आपको कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये कौन सी कैटेगरी के हो गए, ये थ्योरेटिकल एएस हो गए। कौन कौन से, एएस 1 हो गया, एएस 4, एएस 5। नॉर्मली इन वाले एएस के लिए हमें कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती, एक्सेट्रा। कुछ ऐसे एएस हैं जो कि प्योरली प्रैक्टिकल नेचर के हैं, जहां पर कैलकुलेटर यूज करना ही करना पड़ेगा। नॉर्मली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16 हो गया जी, बोरिंग कॉस्ट से संबंधित। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 11 हो गया, फॉरेन एक्सचेंज वाला। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 19 हो गया, लीज वाला, 20 वाला, है ना। और कुछ ऐसे एएस है जहां से थ्योरी प्रैक्टिकल कुछ भी बन सकता है। तो मेनली यहां पर हम बात करें कि क्वेश्चन थ्योरी का है या प्रैक्टिकल का है। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए, क्वेश्चन चाहे थ्योरी नेचर का हो या प्रैक्टिकल नेचर का हो, चाहे थ्योरी का हो या प्रैक्टिकल का हो, एग्जाम में जब भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आएगा, जब आप आंसर की शुरुआत करेंगे, आपका ये फर्ज बनता है बताना कि क्वेश्चन कौन से एएस का है। रेलिवेंट एएस का नंबर, रेलिवेंट एएस का नाम, ये चीज आपको 100% पता होनी चाहिए। कई बार तो क्वेश्चन एग्जाम में आते खुद ही कह देता है गिव योर आंसर, या लेट्स से कंक्लूड, गिव योर कंक्लूजन, स्टेट योर डिसीजन इन लाइट्स ऑफ एएस नंबर 5। लेट्स से ऐसा लिख दिया, हम तो ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन लिखे या ना लिखे, अगर मान लो ऐसा लिख देता स्टेट द डिसीजन इन दी लाइट ऑफ रेलिवेंट एएस। इस टाइप में जब रेलिवेंट एएस वर्ड लिखा आ जाए तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम और नंबर बताने के भी नंबर मिलेंगे उधर एग्जाम में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कौन सा नंबर है, क्या नाम है, ये लिखकर आने के भी नंबर है। बच्चे कहते पता ही नहीं होता, क्वेश्चन देखा बेलगाम घोड़े की तरह शुरू हो जाते हैं, पढ़ के आया था यार ये तो मुझे आता है, इसमें तो पूरे नंबर लूंगा। अरे पूरे नंबर लेने भाई, पहले मेरी बात तो सुन ले जो मैं कह रहा, ठीक है ना। क्या करना, जो भी क्वेश्चन हो चाहे थ्योरी का हो या प्रैक्टिकल का हो, क्या करना, रेलिवेंट एएस, रेलिवेंट एएस दोनों चीजें बतानी। इस एएस का नंबर कौन सा है, इस एएस का नाम क्या है। मान लो क्वेश्चन है एग्जाम में, ये तो पता होगा ना कौन से एएस का है, नंबर क्या है एएस का। तो एएस नंबर लेट्स से 4, कंटीजेंसी एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, पूरा ऐसे नंबर और नाम आपने लिख देना। उसके बाद चेरी ऑन द केक, चेरी ऑन द केक, अगर आपको रेलिवेंट पैरा भी पता है, अगर आपको रेलिवेंट पैरा ही पता है, जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है फास्ट के रेगुलर, उन बच्चों को मैंने क्लास में पैरा लिखाया हुआ, ये भी बताया कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और जिसको नहीं आता रहा कि यार कौन सा इंपॉर्टेंट था, जो मेजरली क्वेश्चन में यूज होता है, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अंदर कौन सा पैरा यूज होगा, एफजी की वैल्यूएशन का, कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो मेजर याद रखने। और जिन बच्चों ने मुझसे नहीं पढ़ा, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मैराथन है, मैंने उसके अंदर ही पैरा नंबर बताए हैं, याद रह जाए हो जाए तो बहुत अच्छी बात, गलत मत कराना। ये मत कहना टीआरजी ने बताकर भेजा, तो वीडियो में पैरा नंबर लिखोगे ना तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, वहां थल्ले थल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले नहीं होगी। गलत पैरा नंबर नहीं लिखना, अगर याद है, याद रह गया तो ही लिख कर आना कि उस सिचुएशन में कौन सा रेलिवेंट पैरा अट्रैक्ट हो रहा है। अगर याद रह जाए
और जब भी हम कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जो कि दुनिया से, भीड़ से हटकर करते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हमारी उस चीज को रिकॉग्निशन मिले। रिकॉग्निशन कैसे मिलेगी? आपको जो अगर कुछ अलग कर रहे हो तो उसको दिखाना होगा एग्जामिनर को। वहां पेपर 10 से 15 मिनट मैक्सिमम में चेक हो जाना है, जो 3 घंटे में करके आएंगे। तो इट इज आवर ड्यूटी टू शो कि भैया मैंने ये लिखा है, टीचर को दिखे तो सही, पता लगे आपने जो पैराग्राफ से लिखा था आंसर में उसी के अंदर लिख दिया दिस सिचुएशन बिलोंग्स टू दिस एएस नंबर, दिस इज द नेम एंड दिस इज रेलिवेंट पैरा। टीचर को तो पूरे पैराग्राफ में पता ही नहीं चलेगा। तो ये चीज हमें अच्छे से प्रेजेंट करके आनी है, हाईलाइट करके आनी है। कैसे हाईलाइट होती है? सर 2 रंग के पेन ही अलाउड दिए, 1 रंग के पेन से प्रेजेंटेशन कैसे करें? होती है, करने वाले बनो। 1 रंग से भी प्रेजेंटेशन होती है, करने वाले बनो। कैसे? जो भी पेन आपने यूज किया अंडरलाइन कर दो। ये लो, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया। ये मैंने क्या बनाया? लहराती हुई लाइन बना दी। बच्चा कहता सर मेरे को ऐसे अंडरलाइन करनी है, ऐसे कर दे। एक बच्चा कहता सर मैं डबल अंडरलाइन करनी है, तू ऐसे कर दे। एक बच्चा कहता सर मैं ये कर सकता हूं। करना बेटा, करता क्यों नहीं? करना, बॉक्स बनाओ, उसके आसपास टीचर को दिखना चाहिए। जैसे आप कुछ ऐसा करोगे दूर से लिश्कारा मारेगा, दूर से टीचर की नजर जाएगी उसके ऊपर। यही करना है आपने को। ये तो काम आपको करना है जो मैंने बता दिया, चाहे थ्योरी का एएस हो या प्रैक्टिकल का एएस हो, दोनों में ये वाला काम तो करना है कि एएस का नाम क्या है, एएस का नंबर क्या है, रेलिवेंट पैरा क्या है, ये चीज लिख कर आनी है। उसके बाद अगर थ्योरी का एएस है, थ्योरी का एएस है, तो हम क्या करेंगे? इन द एएस ऑफ थ्योरी पहले बात करें। थ्योरी वाले एएस में आप क्या करेंगे? सबसे पहले हम कहेंगे जी फैक्ट्स क्या है। क्वेश्चन ने आपको कोई सिचुएशन दिया होगा कि लेट्स से डैश लिमिटेड के केस में ये वाली चीज होगी, तो आप उसको फैक्ट्स को क्वेश्चन की लाइन को ही कॉपी कर देना। पूरा क्वेश्चन कॉपी मत करना, मेन थीम उसमें से उठाकर कॉपी कर देना। सबसे पहला पार्ट हो गया फैक्ट्स। उसके बाद क्या कहोगे? प्रोविजंस ऑफ द एएस। अब यार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4 फॉर एग्जांपल, या फिर लेट्स से अकाउंटिंग नंबर 5 इतना बड़ा है, उसके अंदर इतनी सारी चीजें होती हैं। प्रायर पीरियड आइटम भी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, इतनी सारी चीजें हैं। पूरा एएस थोड़ी अप्लाई हो गया। कौन सा प्रोविजन अट्रैक्ट हो रहा है उसके बारे में बताना जरूरी है। उसके बाद क्या करोगे? एनालिसिस ऑफ द केस। एनालिसिस, जो भी कहीं पर भी सिचुएशन बेस्ड चीज है, चाहे लॉ हो, ऑडिट हो, अकाउंट्स हो, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कुछ भी हो, सब जगह सेम प्रेजेंटेशन ही कैरी फॉरवर्ड आपने करनी है। एनालिसिस का मतलब है कि जो हमारे क्वेश्चन के फैक्ट्स थे वर्सेस प्रोविजंस जो कि लॉ बोलता है, प्रोविजंस ऑफ द एएस, उन दोनों को आपने मिक्सिंग करनी है, बताना है फैक्ट ये है लेकिन प्रोविजन ये कहता है। और अंत में जब सारा कार्यक्रम खत्म हो गया तब आपने लिखना है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप जो भी है आपका यस नो वगैरह जो भी है डिसीजन वो आप देंगे। और गलती सबसे बड़ी क्या होती है? जब कोई स्टूडेंट कंक्लूजन को सीधा ऊपर लिख जाता है। और ये पता कब होता है? ये पता कब होता है? जब एग्जाम में जाने से पहले आपने कुछ पढ़ा और एग्जाम में वही आ गया, आप कहते हैं यस इसका आंसर तो मेरे को पता है। अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए पहले डिसीजन देते हैं और बाद में लिखना शुरू करते हैं। गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नहीं करनी ऐसी चीज। सीरियल ऑर्डर में जाना है, फैक्ट लिखने, प्रोविजन लिखने हैं, एनालिसिस और अंत में लिखना है कंक्लूजन। सीरियल ऑर्डर में स्टेप वाइज मार्किंग अपने को मिलती जाएगी। कंक्लूजन चाहे सही है गलत है कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ उस कंक्लूजन का 1 या 2 नंबर हद से जाएगा। बाकी सारे नंबर अगर हमारे फैक्ट सही है, प्रोविजन सही है, एनालिसिस सही है, पूरे नंबर अपने को मिल जाएंगे एक्सेप्ट दोज नंबर्स जो कि कंक्लूजन के लिए उन्होंने रखे होंगे। जहां बात आती है प्रैक्टिकल एएस की, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जहां तक बात आती है, वहां पर आपको एक चीज जरूर श्योर करनी है, दैट यू हैव टू मेक द प्रॉपर नोट्स। जो भी आप करोगे प्रॉपर स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स का मतलब क्या हो गया? जैसे कि मान लो बोरोइंग कॉस्ट का क्वेश्चन है एएस 16 का। अब उसके अंदर कोई भी ऐसा सेट फॉर्मेट नहीं है कि आपको इसी फॉर्मेट में करना है। कोई भी आप अच्छा फॉर्मेट जो कि टीचर को और आपको दोनों को समझ आ जाए, वो वाला फॉर्मेट आपने बना देना। तो आप क्या करोगे? स्टेटमेंट बनाओगे। स्टेटमेंट शोइंग द कंप्यूटेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट। बच्चे क्या करते हैं? आप देखा ना ताब, सीधा बिना हेडिंग दिए स्टेटमेंट का शुरू हो जाते हैं। ऐसा कभी नहीं। जहां पर भी आप कोई चीज टेबल में प्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको एक स्पेसिफिक हेडिंग देंगे। स्टेटमेंट का एक हेडिंग होगा, फिर उसके अंदर सब हेडिंग होंगे। मतलब जब मान लो कॉलम्स बनाए आपने, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, कंप्यूटेशन अमाउंट, तो वो वाली चीज भी आपको दिखानी होगी। मतलब स्टेटमेंट अगर कोई बना रहे हो तो उसमें क्या करना? हेडिंग देना प्रॉपर, ठीक है ना। और फिर सब हेडिंग। सब हेडिंग का मतलब जो भी उसके अंदर कॉलम्स होंगे उसको रिप्रेजेंट करना, प्रेजेंट करना अच्छे से। सर प्रेजेंट कैसे करें? टीचर को पता ही नहीं चलता कि आपने कॉलम का नाम कुछ दिया कि नहीं दिया। मान लो आप ऐसे कर रहे हो, सीरियल नंबर 1 2 3 4, पर्टिकुलर्स, ठीक है ना, इसके नीचे लिख दिया जो भी इंग्लिश आई। यार ये तो सेम ही दिख रहे हैं ना, कैसे पता चला ऊपर वाला हेडिंग था? तो इसको फिर से अंडरलाइन कर सकते हो किसी प्रकार से शो करने के लिए, ठीक है ना। और बच्चे वहां पे क्या करते हैं? टाइम वेस्ट किस में करते हैं? फुट्टा लेके जाएंगे, सर लकीर खींच के आएंगे, सर
ये देखो, ओ भाई पेपर के अंदर इतना टाइम नहीं मिलेगा। एटलीस्ट जहां पर रुक सकते हो वहां पर तो इस चीज को अवॉइड करो, जैसे कि स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा बना रहे हैं वहां पर कोई आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं, जिन्होंने मेरा कोई चीज यूट्यूब पर देखा है, कोई भी सेशन किसी भी चैप्टर का, वहां पर देखो कि मैं लाइंस एक्सेट्रा बनाने में बहुत ज्यादा समय जाया नहीं करता हूं। एग्जाम के अंदर आपको उस चीज से बचना है। कई जगह हो सकता है जहां पर प्रेजेंट करने के लिए आपको लाइन लगाना पड़े, लेकिन पूरे फॉर्मेट के अंदर लाइनें बनाना नॉट एडवाइजेबल। स्टेटमेंट्स बनाओगे, अगर कहीं पर चाहिए प्रॉपर वर्किंग नोट्स बनाओगे। अगर एएस का क्वेश्चन है, कई बार बच्चे सोचते हैं 5 नंबर का तो है, इसमें इतनी ज्यादा लेंथ क्यों लिखनी है, जहां पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जितनी नेसेसरी रिक्वायरमेंट है उतनी आपको दिखानी पड़ेगी। प्रॉपर वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा अगर किसी भी चीज के लिए वो एप्लीकेबल है। फिर हो गया मान लो एएस नंबर 12 गवर्नमेंट ग्रांट का क्वेश्चन, उसमें मान लो जर्नल एंट्री पूछ लिया। अब जर्नल एंट्री के बच्चों के माइंड में वहां पर आ जाता है यार हम फॉर्मेट बनाए या ना बनाए। फॉर्मेट बनाए बिना भी नंबर ले सकते हो, सिर्फ एप्रोप्रिएट हेडिंग होने चाहिए। अगर फुट स्केल मतलब अगर लाइन लगाने का टाइम नहीं है तो छोड़ दो, लाइन लगाने के कारण हमारे नंबर कम नहीं होने चाहिए, हमारा पेपर नहीं छूटना चाहिए। और अगर लाइन लगानी भी है तो फ्री हैंड से भी लगा सकते हो। बच्चे कहते हैं हमारी लाइन तो टेढ़ी बनती है, यार ऐसे कैसे टेढ़ी बनती है? बिल्कुल अगर 100% एक्यूरेट ना सही, काफी हद तक सीधी तो आ जाती है। ये देखो मैं आपके सामने लगा रहा हूं, इसमें कोई बुराई नहीं है लाइन में। टीचर भी समझता है कि बच्चा एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहा है, तो वहां पर 3 घंटे में सब कुछ नहीं किया जा सकता। और फुट्टे से लगाओगे तो टाइम वेस्ट होगा, वो वाली चीज को आपने अवॉइड करना है। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ ऐसी वर्डिंग आती है जो कि वेग होती है। अगर कहीं पर कोई चीज वेग है तो आपको उसके बारे में स्पेसिफिक अपना अजम्पशन और नोट लिखकर आना है। जैसे कि मान लो गवर्नमेंट ग्रांट का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन का जी हमें ग्रांट मिली 5 साल के लिए, आप जो है हमें बता दो कितना अमाउंट होगा ग्रांट का। फिर लिखता ग्रांट वाज रिफंडेड टू द ट्यून ऑफ रुपीज डैश। लेट से 50 लाख की ग्रांट मिली थी, 30 लाख रिफंड कर दी, लेकिन ये बताया नहीं कौन से ईयर में रिफंड हुई। अरे यार इसके बिना कैसे करें, इसके बिना कैसे करें? तो आपने वहां पर स्टार्टिंग में अपनी assumption लिखकर आ जाना, इज द क्वेश्चन इज नॉट क्लियर अबाउट द year in which the grant has been refunded, we are assuming it to be year number 3 4 whatever you may assume, और उसकी accordingly ट्रीटमेंट अपनी कर दीजिए। तो इन सभी बातों का आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। और अगर प्रॉपर इस वे में चलोगे जिस तरह से मैं बता रहा हूं, तो पूरे बटा पूरे नंबर आ सकते हैं। बस हल्के मत लेना, कोई बात नहीं देखी जाएगी ना। ये नहीं, अगर स्टेटमेंट बना रहे हो प्रॉपर हेडिंग, सब हेडिंग कॉलम्स के, और उसके बाद जहां पर टोटल होगा उस टोटल को भी दिखाकर आना है। कई बार किसी अकाउंट में या कहीं पर कोई बैलेंसिंग फिगर आ जाती है, उस बैलेंसिंग फिगर को कैसे दिखाओगे? कई बच्चे लिख देते हैं ब्रैकेट में बीएफ। अरे क्या होता है बीएफ? बॉयफ्रेंड होता है बीएफ, तो यार बीएफ लिख कर आ रहा है, या तो बेल डॉट फिग डॉट लिख, बेल डॉट फिग डॉट, ऐसा भी नहीं, पूरा बैलेंसिंग स्पेस फिगर बेल डॉट फिग डॉट लिख दो। ठीक है ना? जिन बच्चों को नहीं समझ आया मैं थोड़ा बता दूं मैं क्या कह रहा हूं, वो सोचेंगे सर ये क्या कह रहे हैं, बेल डॉट फिग डॉट। भाई बेल डॉट फिग डॉट, और जो मेरे स्टूडेंट उनको पता है जहां पर भी बैलेंसिंग फिगर है उसको सर्कल में कर दो। सर्कल में करने का मतलब टीचर के पास एक इंडिकेशन जा रही है कि ये कुछ स्पेसिफिक आइटम है, और जैसे उसको पता चलेगा कि बच्चे ने सर्कल किसको किया, बैलेंसिंग फिगर को, तो टीचर का रूल सेट हो गया आपके उस पेपर के लिए कि जहां जहां बैलेंसिंग फिगर होगी बच्चे ने उस चीज को सर्कल किया होगा। तो इन कुछ बातों का ध्यान आपको रखना है। ठीक है ना? मैं चाहता हूं कि एएस में तो किसी बच्चे का कोई भी नंबर ना कटने पाए, और इस एएस के अंदर इतना दम है कि पूरे पेपर में हमें बहुत इजीली पास तो ये करा सकते हो, और इसके अलावा सिर्फ एक क्वेश्चन कोई और अटेम्प्ट कर लो और आप 40 प्लस के आगे निकल जाते हो, फिर तो बोनस मार्क्स हैं भाई जितने भी आएंगे। ठीक है ना? चलिए बाय बाय।